ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसको किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में समझना चाहिए या कैसे उसको समझा जाता है, उसी के बारे में बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आप समझ पाए कि कोई भी प्लेनेट जब कंबस्ट होता है तो ये क्या स्थिति होती है और ग्रह वहां पे किस तरह से अपना प्रभाव देता है। देखिए, सूर्य जो होता है वो सेंटर में है और जो हमारे पूरे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से राहु केतु छाया ग्रह हो जाते हैं। सूर्य केंद्र में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सारे सूर्य के चारों तरफ अपने अपने पाथ पे घूमते रहते हैं। तो चूंकि सूर्य केंद्र है और सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह होता है वो बुध होता है, उसके बाद फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आ जाती है और आउटर ऑर्बिट में फिर मंगल आता है पृथ्वी के बाद, फिर गुरु और शनि। तो ये सारे के सारे ही प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने पाथ पे सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगा रही है। तो कोई भी प्लेनेट जब अपने पाथ पे घूमता हुआ सूर्य के करीब आता है तो वहां पे वो अस्त होता है, कंबस्ट होता है। इसको आप सामान्य तौर पे एक नॉर्मल ढंग से समझने की कोशिश करिए कि जैसे कोई एक कंट्री है, कोई एक राष्ट्र है, देश है, तो वहां का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा वो वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा। तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो आभा है, उसके जो बहुत पास होगा, उसके जो बहुत करीब के लोग होंगे या जो उसके बहुत करीब में रहने वाले लोग हैं दूसरे पदों पे, तो चूंकि राजा जैसे तो उनकी आभा नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी तुलना समाज में बाकी बचे हुए लोगों से अगर उनकी तुलना की जाए तो काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। तो भले एक राजा के पास प्रशासक जो पूरे देश का इतने बड़े पद पे है, उसके पास जो रहने वाला व्यक्ति है उसकी जो प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी जगह पे है। तो इसी तरीके से आप ग्रहों को भी समझिए कि कोई भी ग्रह अस्त ही तब होता है जब वो सूर्य के करीब जाता है। इसमें सबके लिए डिग्रियां निर्धारित की गई हैं। जैसे चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि जब वो सूर्य से करीब 11 से 12 डिग्री के करीब रहता है तो उसके अंदर में वो अस्त होता है। फिर 11-12 के बाद जब वो आगे रहता है तो सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से वो आगे निकल चुका रहता है। इसी तरीके से मंगल के लिए है 17 डिग्री और शुक्र के लिए, शनि, गुरु, सभी के लिए अलग अलग डिग्रियां निर्धारित की गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के पास आएगा तो चूंकि सूर्य में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, तो उसके प्रभाव क्षेत्र में होने की वजह से जो ग्रह आ रहा उसके समय वो अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंबंशन का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेनेट जो है अपनी सारी के सारी चीजों को, सारी क्वालिटीज को, सारे जो उसके सिग्निफिकेंस है उनको ही खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य के करीब में गुरु आया, गुरु की जो डिग्री वाइज सूर्य के बहुत पास आया और वो अस्त हो गया। तो यहाँ पर गुरु के अस्त होने का मतलब है कि चूंकि गुरु जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका है वहां पे वो भाग्य स्थान और द्वादश जो मोक्ष स्थान है, एक धर्म और एक मोक्ष त्रिकोण का मालिक है गुरु। और ये जो कारक बनता है गुरु संतान के लिए, शिक्षा के लिए, और ये इंटेलिजेंस को भी दिखाता है, धर्म को भी, और जितनी भी संपत्ति है, संपदा है, उन सारी चीजों को देने वाला जो ग्रह है वो गुरु है। तो गुरु जब अस्त होगा तो कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो अपनी जो उसके नेचुरल जो जिन चीजों का वो नेचुरली जिन चीजों को लेकर के चल रहा है या जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज हैं वो नहीं खत्म होती हैं। जो उसका जो उस ग्रह का स्वाभाविक गुण है
जो उसकी विशेषता है, जो उसकी खासियत है, वो सारी चीजें कभी भी नहीं खत्म होती हैं अस्त होने से। अस्त होने से सिर्फ उन चीजों पे प्रभाव पड़ता है जिन चीजों को देने के लिए वो ग्रह बाध्य है। तो गुरु ज्ञान का कारक है और गुरु व्यक्ति की बुद्धि को भी दिखाता है, उसकी समझ को दिखाता है। लेकिन जब बाहरी तौर से देखा जाता है तो बाहरी तौर से जो फिजिकल लेवल पे जो चीजें देता है गुरु, तो वो किसी को अच्छी संतान देना और संपत्ति देना, ये सारी चीजें जो बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, सुख समृद्धि सफलता, ये सारी चीजें गुरु देता है। तो गुरु जब अस्त होगा तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति का गुरु अस्त है वो बहुत ज्यादा धनवान ना हो, या हो सकता है उसके पास बहुत अच्छी संतति ना हो। दुनियादारी के हिसाब से जो चीजें गुरु देता है उन चीजों में न्यूनता हो सकती है क्योंकि गुरु वहां पे अस्त है। लेकिन जो गुरु के गुण धर्म है वो नहीं खत्म होते हैं। तो जिसका भी गुरु अस्त हुआ है तो हो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज्यादा वो धर्म को समझने वाला होगा, बहुत ज्यादा उदार होगा, बहुत बड़े हृदय का होगा, और जितने भी गुरु के गुण हैं वो सारे उसके अंदर रहेंगे, वो चीजें नहीं खत्म होंगी। अगर गुरु उसका योग कारक है, उसकी पत्रिका के हिसाब से अगर गुरु अच्छे भाव का स्वामी बन रहा है, योग कारक स्थिति में है, तो भले गुरु ग्रह सूर्य से अस्त हुआ है, वो अपनी नेचुरल जो उसकी क्वालिटीज हैं उनको नहीं डैमेज करेगा, उनको उनका रिजल्ट देने में वो कभी भी कमी नहीं करेगा। अस्त होने की वजह से सिर्फ इतना हो सकता है कि वो भौतिक स्तर पे जो चीजें दे सकता था वो ग्रह, उसमें कुछ न्यूनता आ जाएगी। बाकी जितनी भी क्वालिटीज हैं गुरु की उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो अस्त होने के बावजूद भी चूंकि गुरु है तो सूर्य के पास ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है उसके करीब है, तभी तो वो अस्त हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसका गुरु अस्त हो गया, भले वो भौतिक स्तर पे बहुत ज्यादा समृद्ध ना हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ज्यादा विवेकशील होगा, बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति का भी होगा, बहुत उदार दयालु, बहुत ज्ञान को समझने वाला, ज्ञान को लेकर के चलने वाला, या जो भी हमारे वेद पुराण हैं, जो हमारी धार्मिक चीजें हैं, उन चीजों में उसका बहुत गहरा रुझान होगा। और दूसरा क्या है कि वो गुरु जब अपनी बाहरी चीजों को जो देने की उसकी सामर्थ्य है उसको खोता है, तो वहां पे तरीके से वो सूर्य, उसकी भी जो क्वालिटीज हैं वो सूर्य के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य है और जो गुरु है, इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अस्त हुआ जो गुरु भी है वो भी ज्ञान में कमी नहीं करेगा, समझ में कमी नहीं करेगा, उदारता में कमी नहीं करेगा, सिर्फ वो समृद्धि को कम कर सकता है। अधिक से अधिक क्या करेगा कि वो आदमी की जो भौतिक समृद्धि है, संपन्नता है, उसमें थोड़ी न्यूनता कर सकता है। बाकी जो गुरु की दूसरी क्वालिटीज हैं उनमें कोई कमी नहीं आने पाएगी। इसी तरीके से बुध ग्रह है, तो बुध भी जो कि सबसे पास का ग्रह है सूर्य के, और ये मोस्टली अधिकतर पत्रिकाओं में अस्त पाया जाता है। तो जब बुध अस्त होगा तो ये हो सकता है कि बुध जो है किसी भी व्यक्ति का जब अस्त होगा तो हो सकता है कि उसका जो कि बुध माता के पक्ष को दिखाता है, किसी भी जातक के जो मदर साइड का, जैसे बुध है, चंद्रमा है, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो ये जातक का जो मैटरनल साइड होता है उस साइड को इंडिकेट करता है। तो अगर बुध अस्त होगा तो हो सकता है कि जो माता पक्ष है, जो आदमी की मदर साइड है या उसके मामा का जो साइड है, वो हो सकता है काफी उतने वेल ऑफ नहीं हो, वहां पे चीजें उतनी अच्छी नहीं हो, वो लोग थोड़ा फाइनेंशियली इतने साउंड ना हो, ये सारी कमियां हो सकती हैं बुद्ध के अस्त होने की वजह से। लेकिन बुद्ध के जो स्वाभाविक चीजें हैं, बुद्ध का जो स्वाभाविक गुण है, जो बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, और व्यक्ति के दिमाग को बहुत तेज करना, इन सब चीजों को बुद्ध दिखाता है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज हैं बुद्ध की, उन चीजों में कोई कमी नहीं आती है। बल्कि यहाँ पे बुद्ध अस्त होकर के अपनी बुद्ध की जो पूरी एनर्जी है, जो बुद्ध की पूरी क्षमता है, वो एक तरीके से सूर्य के साथ में कंबाइंड हो जाती है। तो वहां पे बुद्ध
जो है सूर्य के साथ मिलकर के प्रभाव देने लगता है, या ये कह सकते हैं कि बुध को एक तरीके से इनडायरेक्टली सूर्य का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बुध अस्त होगा, तो वो सिर्फ जो उसकी बुध ग्रह जो फिजिकली जिन चीजों को देता है उनमें न्यूनता आ सकती है, लेकिन बुध के जो नेचुरल क्वालिटीज हैं बुध नेचुरली जिन चीजों को लेकर के चलता है, जिन चीजों का वो सिग्निफिकेटर है, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ना तो उसकी कम्युनिकेशन में कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही उसकी बुद्धि में कोई कमी आ सकती है। बल्कि मोस्टली मैंने देखा है कि सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, तो इसीलिए तो इसको इतना अच्छा योग कहा जाता है, बुधादित्य योग। यहाँ पे बुध और सूर्य मिलकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बल्कि ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है, वो कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी निर्णय लेगा तो बहुत सोच समझ के, देख परख करके, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वो सूर्य के कंट्रोल में है। और सूर्य जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, बहुत लीड करने वाला प्लेनेट है। तो सूर्य चूंकि बुध जो है सूर्य के अंडर में आ गया, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ होने की वजह से ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन भी लेगा वो भी बहुत अच्छे लेगा। तो भले सूर्य बुध हस्त है तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और ये जो अस्त होने वाला एक प्रिंसिपल है, देखिए कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो, शनि हो, मंगल हो, कोई भी प्लेनेट अस्त हो रहा है सूर्य के पास आकर के, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक राशि में होंगे। तो एक राशि जो होती है हमारी 30 डिग्री की होती है, और 30 डिग्री में सूर्य और दूसरे जो प्लेनेट अस्त हो रहा है उनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगी। तो वो अगर डिस्टेंस 13 डिग्री, मान लीजिए आप 13 डिग्री 20 मिनट, अस्त होने का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने में आता है वो तब आता है जब कोई ग्रह सूर्य से बहुत करीब हो, जो एक नवांश है जो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, जैसे कि 13 डिग्री 20 मिनट का पूरा एक नक्षत्र होता है। तो वहां पर जो हमारे 9 उसके वो है नवांश है, उनमें जो स्पेसिफिक एक एरिया होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, तो इस डिस्टेंस के बीच में जब सूर्य के साथ कोई ग्रह फंसता है और तब जब अस्त होता है, तब वो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो प्लेनेट है वो टोटली कंबस्ट हुआ है। और एक नवांश से हट के जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये जो अस्त का प्रभाव है वो भी कम होने लगता है। जैसे सूर्य से कोई ग्रह, मान लिया कि चंद्रमा ही है, सूर्य से अस्त हो रहा है, अगर चंद्रमा सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, कि मान लिया कि 3 डिग्री 20 मिनट पे सूर्य है और 1 डिग्री 1.5 डिग्री के करीब चंद्रमा है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा अस्त हो रहा है वो पूरी तरीके से अस्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार कहा जा सकता है कि चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो गया या अस्त हो गया, उसका प्रभाव एकदम खत्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये नवांश की डिग्री बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये जो अस्त का प्रभाव है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसीलिए जब भी कोई प्लेनेट अस्त होता है तो उसको डिग्री वाइज भी चेक कर लेना चाहिए कि वो सूर्य से कितनी दूर जाकर के अस्त हो रहा है, और सूर्य से कितना आगे जाके अस्त हो रहा है, और कितना पीछे जाकर के अस्त हो रहा है। हर एक तरीके से देख करके फिर उसका एक रिजल्ट निकालना चाहिए। और दूसरा ये है कि प्लेनेट कभी भी अस्त होगा, कोई भी प्लेनेट है अगर वो अस्त हो रहा है, तो वो उसके सिर्फ वो उन गुणों में कमी आती है जो वो ग्रह बाहरी तौर से दे सकता है जातक को, उसमें कमी आती है। बाकी जो उस ग्रह का एक स्वाभाविक गुण धर्म है, जो उसका एक नैसर्गिक कारकत्व है, जो उसकी एक क्वालिटीज हैं, जो उसकी खूबियां हैं, वो नहीं खत्म होती हैं। तो ग्रह कभी भी उन चीजों को देने में कमी नहीं करता है। इस तरीके से भी आप अस्त को समझ सकते हैं। या इस तरीके से कह लीजिए कि जैसे फिर मैं आपको उसी उदाहरण से बता रही हूँ कि अगर कोई एक राजा है, या आप मान लिया कि प्रधानमंत्री ही हैं किसी देश के तौर पे, और बहुत उनकी जो आभा है, उनकी जो ख्याति है वो बहुत अधिक रहेगी। तो उनके जस्ट पास का जो व्यक्ति है
अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेचुरली जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उसका आभामंडल बहुत तेज है, उसके साथ वाले की अगर आप तुलना करेंगे तो कम है। लेकिन वहां पे कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से थोड़ा पास में है और उतना नहीं विख्यात है, उतना नहीं फेमस है, लेकिन उसमें कुछ तो क्वालिटीज है, उसके अंदर कुछ तो विशेषता है जो कि वो राजा के पास पहुंचा है। मतलब कि उसमें काफी जान है, बहुत एनर्जी है, उसमें बहुत योग्यताएं हैं, बहुत कैपेबिलिटीज हैं, उसके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, तभी तो वो राजा के पास करीब जाके खड़ा है, तभी तो उसके पास में है। हर कोई व्यक्ति तो वहां तक नहीं जा सकता है, हर व्यक्ति तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाके नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसी तरीके से जो प्लेनेट भी अस्त हो रहा है, तो वो अस्त ही तब हो रहा है जब वो सूर्य के पास जा रहा है। तो सूर्य के पास जाने का मतलब कि वो प्लेनेट भी पावरफुल हो रहा है, कहीं ना कहीं उस प्लेनेट में भी एक मजबूती आ रही है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, और वो स्ट्रेंथ किसके द्वारा आ रही है? सूर्य के द्वारा आ रही है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो भी प्लेनेट अस्त होता है उसको इनडायरेक्टली सूर्य का भी सपोर्ट मिलता है। वो प्लेनेट अपनी जो भौतिक स्तर पे जो चीजें देने की क्षमता है उनको उनमें जरूर कमी आती है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट सूर्य का भी बल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मोस्टली आप देखिए कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना प्रभाव पूरी तरीके से ना दे करके वो अपनी महादशा अंतर्दशा में कई बार सूर्य का भी प्रभाव देने लगता है, या सूर्य के साथ मिलकर के वो रिजल्ट करने लगता है, क्योंकि वहां पर उसको सपोर्ट मिल रहा है, इनडायरेक्ट सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। अस्त ग्रह जो होता है, अस्त ग्रह देख करके कभी भी कुंडली में उसका डायरेक्ट एक बार में नकारात्मक रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए, ये सही नहीं होता है। तो पहले अस्त को समझना बहुत जरूरी है कि अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रह खत्म हो गया है। ग्रह की बाकी और भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि वो ग्रह कुंडली में किन भाव का स्वामी है, योग कारक है कि नहीं है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है कि नहीं है, लग्नेश के साथ में उसके किस तरह के संबंध हैं जो ग्रहस्थ हुआ है। और कई बार तो कोई ग्रह अगर अस्त हो रहा है और त्रिक भाव का स्वामी होकर के अस्त हो रहा है, जैसे कि 6 का 8 का 12 का, तो वो अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि 6 8 12 जो ये पीड़ा वाले भाव हैं, तो जब उसका स्वामी ग्रह थोड़ा अस्त हो जाएगा तो उनसे संबंधित जो कुछ नेगेटिव रिजल्ट है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो त्रिक भाव का स्वामी होकर के अगर कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो एक तरीके से अच्छी स्थिति भी कही जाएगी। लेकिन अगर कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के या योग कारक होकर के अगर अस्त हो रहा है, तो वो ग्रह जिन चीजों को बाहरी तौर से प्रोवाइड कर सकता है उस परिणाम में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज है उनमें कभी नहीं कमी आती है। तो अस्त को समझने का एक तरीका ये भी है। तो आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आ पा रहा होगा कि अस्त का मतलब क्या है, और अस्त ग्रह हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अस्त ग्रह कुंडली में क्या प्लेसमेंट लेके चल रहा है। अगर अस्त ग्रह कुंडली में बुरे भाव का स्वामी होकर के अस्त हो रहा है तो बल्कि एक तरीके से ये स्थिति सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कि तकलीफों में थोड़ी कमी आ जाएगी। और कोई ग्रह अगर कुंडली के अच्छे भाव को लेकर के अस्त हो रहा है तो वो जो अच्छा प्रभाव दे सकता था भौतिक स्तर पे अचीवमेंट्स के रूप में, उनमें थोड़ी सी न्यूनता आ जाती है। बाकी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो कभी नहीं डैमेज होती हैं। तो आशा कर रही हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, हालांकि बहुत ही सिंपल चीज है ये। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो और पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और सभी तक पहुंचे, जिससे एस्ट्रोलॉजी के लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि ज्योतिष जो है बहुत अच्छा विषय है और सबको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से व्यक्ति बहुत बहुत कर्म की ओर प्रेरित होता है। ज्योतिष जो है व्यक्ति को उसकी ऊर्जा को
पहचानने की क्षमता देती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, सबको समझना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक स्पेसिफिक ऊर्जा को लेकर के जन्म लेता है। अगर उसको अपना पता चल जाए कि हम क्या करने के लिए इस संसार में आए हैं, तो वो अपने जीवन की दिशा को तय कर सकता है एक सही डायरेक्शन में। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो कुंडली देख करके किसी व्यक्ति की उसको ये एहसास करा पाए कि आपके लिए ये फील्ड ज्यादा स्पेसिफिक है। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर वहां पे कोई गाइडेंस मिल जाए सही, तो चीजें काफी कम प्रयास में भी बहुत अच्छा आदमी कर ले जाता है। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।